नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। अच्छे दिन लाने के झांसे के साथ सत्ता में आई मोदी सरकार के क्या अब बुरे दिन शुरू हो रहे हैं? क्या बिगड़ती छवि को सुधारने की जितनी भी कोशिश की जा रही है, छवि उतनी ही बिगड़ती जा रही है। सब कुछ अपने में समेट लेने की कोशिश में क्या लोगों का विश्वास भी अब मोदी सरकार से पूरी तरीके से टूट चुका है? ये तमाम तरह के सवाल इन दिनों फिजाओं में न केवल घूम रहे हैं, बल्कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी बेचैन कर रहे हैं, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। नींद उड़ गई है कई नेताओं की, कहा जाए तो भी गलत नहीं होगा। दरअसल इन दिनों मोदी सरकार जो भी काम कर रही है वह लगातार उल्टा पड़ता जा रहा है। और क्या शुरुआत इसकी हिमाचल हारने के बाद से हुई है? कहा नहीं जा सकता कि शुरुआत कहां से हुई है। ठीक ठीक बताना बेहद मुश्किल है कि हिडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद इसकी शुरुआत हुई है कि हिमाचल प्रदेश के चुनाव हारने के बाद इसकी शुरुआत हुई है। लेकिन यकीन मानिए शुरुआत हो चुकी है और जिस काम पर भी मोदी सरकार हाथ डाल रहे हैं वह उल्टा पड़ने लगा है। अमेरिका दौरे की बात हमने बताई आपको कि किस तरीके से वहां 18 संगठनों और 75 सांसदों ने मोदी के खिलाफ खड़े हो गए थे। इसी तरीके से फ्रांस दौरे में जाते ही 27 यूरोपीय देशों के सांसदों ने भी मोदी के खिलाफ विश्वमन किया। लेकिन ताजा मामला यदि कहा जाए तो क्या बृजभूषण शरण सिंह का है। दिल्ली अमित शाह के पास है, यानी दिल्ली पुलिस अमित शाह के पास है और वह किसानों के ऊपर लाठी चार्ज तो कर सकती है, वह महिला पहलवानों को घसीट सकती है, लेकिन बृजभूषण शरण सिंह पर लगे आरोप के बाद उन्हें गिरफ्तार नहीं करती है। चार्जशीट दाखिल करने के बाद भी उन्हें गिरफ्तार नहीं करती है। तो क्या इससे मोदी सरकार की छवि बन रही है? लेकिन इससे भी इतर ताजा मामला है अमित मालवीय का। अमित मालवीय यानी भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल का वह मुखिया जिसने इस दौर में मोदी सरकार की छवि गढ़ने के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन पिछले दिनों उन्होंने जो एनिमेशन फिल्म मोदी को लेकर स्टेटमेंट बताते हुए जारी किया, उसमें उन्होंने भारत का एक हिस्सा पाकिस्तान को, एक हिस्सा चाइना के भाग में दिखा दिया। इसे लेकर बवाल हुआ। इसे लेकर कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया सुलेते ने जबरदस्त हमला किया, लेकिन मजाक है कि दिल्ली पुलिस इस पर कार्रवाई कर दी। इस तरह के भारत के नक्शे से छेड़छाड़ करने को लेकर मोदी सरकार ने ही कानून बनाया और इस कानून के तहत 100 करोड़ रुपए जुर्माना और 7 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। लेकिन क्या अमित मालवीय को दिल्ली पुलिस गिरफ्तार करेगी? यकीनन नहीं करेगी, क्योंकि वह अमित शाह की पुलिस है और दिल्ली पुलिस उसी को गिरफ्तार करती है, कहा जाए जिसके खिलाफ ऊपर से इशारा होता है। तब अमित मालवीय की गिरफ्तारी नहीं होने से क्या भाजपा की छीछा लेदर नहीं होगी? कांग्रेस प्रवक्ता ने क्या कुछ कहा, आप सुन लीजिए। उस वीडियो में भारत की जमीन का हिस्सा पाकिस्तान और चीन में दिखाया गया है। यह अतिशयोक्ति नहीं है। हमारी सरजमी का हिस्सा, हमारी भूभागीय अखंडता पर इतना भद्दा मजाक भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल हैंडल से, उनके ऑफिशियल प्रवक्ताओं से, उनके मंत्रियों से, उनकी फेक न्यूज फैक्ट्री के हेड, इसी सरकार की 2016 में लाई जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन रेगुलेशन बिल के अनुसार कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, कोई भी सोशल मीडिया एजेंसी, कोई भी
अगर हमारे नक्शे के साथ खिलवाड़ करता है तो उसके ऊपर 100 करोड़ का फाइन और 7 साल की यानी इस दौर में जिस तरीके से मोदी सरकार अपने अनुरूप सब कुछ साधने की कोशिश करती है, उसका दांव उल्टा ही पड़ रहा है। 27 जून का वह भाषण मोदी सरकार का सुन लीजिए, जिसमें उन्होंने एनसीपी के नेताओं को जेल में भेजने की बात कही थी। लेकिन 5 दिन बाद ही क्या कुछ हुआ। महाराष्ट्र में अजीत पवार सहित तमाम भ्रष्टाचार के आरोपी वे लोग भी आ गए जिन्हें खान पान से ही पहचानते हैं उनके अपराध को मोदी सरकार, वो लोग को भी मंत्री बना दिए। यानी भ्रष्टाचारियों हो, अपराधियों हो, सबको धमकाओ और अपनी पार्टी में लाकर उनकी शुद्धिकरण कर दो। आरएसएस का एक अभियान चलता है शुद्धिकरण का, हालांकि यह अभियान धर्मांतरण को लेकर चलता है, लेकिन हिंदू धर्म के मूल सिद्धांत को शायद आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने के बाद भूल गए हैं कि जैसा कर्म वैसा फल। तो क्या अच्छे दिन का झांसा देने का फल अब बुरे दिन के रूप में शुरू हो रहा है? यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि दूसरे धर्मों में माफी की बात है, रहम की बात है, लेकिन हिंदू धर्म में तो कर्मण्ये मा फलेषु की बात है। यानी जैसा कर्म करोगे वैसा फल दोगे, और जो सत्ता हिंदू धर्म की दुहाई देती है वह भी इस कर्म दंड को नहीं मानकर बात बात पर झूठ बोलती है, लोगों को झांसा देती है। तब क्या वह शुरुआत हो चुकी है? यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 2024 में चुनाव है और 2024 के चुनाव में हिंदी भाषी राज्यों से ही भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाते रही है। तब यदि वह अधिकतम सीटों पर बैठी है, जैसे गुजरात की सभी सीटें, राजस्थान की सभी सीटें, मध्य प्रदेश में 29 में से 28 सीटें, बिहार में गठबंधन के साथ 40 में से 39 सीटें, महाराष्ट्र में 48 सीटों में से अधिकतम सीटों पर वह बैठी है, कर्नाटक में 28 में से 20 सीटें, बंगाल में 18 सीटें जीती है। इस तरीके से 303 सीट जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगियों की जो उपेक्षा की और जिस तरीके से उनके साथ बर्ताव किया, तो क्या अब हार के डर से उनके सामने वह घुटने टेक रही है? कितने दल उनके इस झांसे में आएंगे इसका पता तो 18 जुलाई को जब एनडीए की बैठक होने वाली है उसमें पता चलेगा। और बहुत सारे दल तो शायद इसलिए आएंगे कि उनकी अपनी कोई बखत नहीं है और भारतीय जनता पार्टी के सहारे आसरे आकर वह कुछ सीटें जीत लेती है, इसलिए भी बहुत सारे दल भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाती है। आप याद कीजिए, महाराष्ट्र का एक दल है जिसके एक ही सांसद जीतते हैं, उन्हें मंत्री बना दिया जाता है। यह परंपरा भारतीय जनता पार्टी की शुरू से रही है क्योंकि वह जानती है कि इस देश की तासीर यह नहीं है कि कट्टरवाद के सहारे सत्ता हासिल की जा सके, इसलिए वह छोटे छोटे दलों को अपने पाले में लेकर दूसरे जगह से वोट हासिल करती है, 1-8 सीट दे देती है, 2-5 सीट दे देती है और अपनी राजनीति साध लेती है। तो क्या अब इस दौर में जब लगातार हर दांव उल्टा पड़ता जा रहा है, छवि लगातार बिगड़ती जा रही है, तो क्या 2024 में सरकार बीजेपी बना पाएगी? इससे पहले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव है और कहा जा रहा है कि उसमें से 3 राज्य ऐसे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी के पास लोकसभा की अधिकतम सीटें हैं, यानी राजस्थान की सभी सीटें हैं, मध्य प्रदेश में 29 में से 28 सीटें हैं, छत्तीसगढ़ में 11 में से 9 सीटें हैं और कहा जा रहा है कि तीनों ही राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की हालत इतनी खराब है कि मोदी सरकार को उस वसुंधरा राजे सिंधिया के सामने झुकना पड़ रहा है जिसे अब तक किनारे लगाने की कोशिश हो रही थी। यानी राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया के नाम पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। यही स्थिति मध्य प्रदेश की है। शिवराज सिंह चौहान
को लेकर तमाम सर्वे कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी वहां 50 सीट भी नहीं जीत पाएगी, लेकिन मजबूरी यह है कि वे सिंधिया पर भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि सिंधिया कभी भी विश्वसनीय नहीं रहे हैं और शिवराज के नाम से चुनाव लड़ेगी। छत्तीसगढ़ में तो कोई नेता उनके पास है ही नहीं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आश्रय छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ा जाएगा, तो क्या ये तीनों राज्य भारतीय जनता पार्टी गंवा रही है? यह बात हम आपको विस्तार से राज्य दर राज्य बताते रहेंगे। धन्यवाद।